हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? सो वी विल स्टार्ट। ओके, आई एम विजिबल। ओके ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने सबसे पहले तो इनकम मेथड देखी थी। इनकम मेथड में हम लोगों ने ये देखा था कि सारी इनकम को अगर प्लस कर दो तो क्या बन जाता है बेटा? नेशनल इनकम बन जाता है। और इनकम कौन कौन सी होती है? चार: रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। उसमें रेंट में तो सबको पता है कि क्या होता है, सिर्फ रेंट आता है। वेजेस में वेजेस प्लस सैलरीज either in cash or in kind with fringe benefit and unemployment insurance। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ऑल अबाउट अनइनकॉर्पोरेटेड का हो या इनकॉर्पोरेटेड का हो, दोनों प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये सारी चीजों को ऐड करके आपका क्या बन जा रहा था बेटा? नेशनल इनकम बन जा रहा था। ठीक है, तो इनकम मेथड क्या बोलती है कि सारी फैक्टर पेमेंट्स को अगर हम इंक्लूड कर दे, सारे फैक्टर पेमेंट्स को अगर हम सम अप कर दे तो क्या बन जाता है? नेशनल इनकम बन जाता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रिकॉशंस देखे थे कि कौन कौन सी वैल्यू लेनी है और कौन कौन सी नहीं। तो ऐसे कितने प्रिकॉशंस थे? चार। ठीक है, चलिए वो भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, सॉरी, उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे कुछ नए वर्ड्स सीखे, कुछ टर्म्स सीखी जो नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए रेलेवेंट है। उसमें सबसे पहला था हमारा, 1 सेकेंड, आईपैड इज नॉट वर्किंग। आगे पीछे नहीं हो रहा है रे बाबा, 1 मिनट। थाम्बा। थाम्बा का मतलब होता है वेट करो। थाम्बा का मतलब वेट करो। 1 सेकेंड गाइस, आईपैड इज नॉट वर्किंग। ये भी कुछ नहीं पढ़ाया, जस्ट रिवाइज कराया कल का। 1 सेकेंड गाइस। टेक्निकल इश्यूज, ऐसा होता है कभी कभी। मेरा आईपैड मेरा साथ छोड़ देता है कभी कभी, फिर उसको वापिस साथ में लाना पड़ता है। ओके ओके, यस यस, नाउ इट्स वर्किंग। ओके, चलिए। सो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेट आईडीटी। नेट आईडीटी का मतलब होता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स लगता है किसी और पे और पे कोई और करता है, एग्जाम्पल जीएसटी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक इज नोन एज सब्सिडी। नेट आईडीटी कैसे निकालते हैं हम लोग? नेट आईडीटी हम लोग निकालते हैं आईडीटी माइनस सब्सिडी अगर कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? नेट आईडीटी मिल जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दिया तो क्या मिल जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको मिल जाता है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट देखा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो कॉस्ट आप पे करते हैं उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की तो रिफर्स टू प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड। जिस प्राइस पे आप प्रोडक्ट को बेचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस कहते हैं। और मार्केट प्राइस निकाली कैसे जाती है जल्दी बताओ? फैक्टर कॉस्ट प्लस आईडीटी माइनस सब्सिडी, या सीधा सीधा बोलो ना, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट आईडीटी इज ऑल अबाउट योर मार्केट प्राइस। ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने डेप्रिसिएशन देखा था। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, जो कि अलग अलग कारण से हो सकता है। ठीक है, अब अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू अगर मेरे पास है और अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे अगर जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। और अगर नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगी? प्लस कर दूंगी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद आया था हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होती है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि भले ही वो अब्रॉड से मिली हुई इनकम है लेकिन जनरेट तो इंडिया में हुई है ना, मिली तो इंडिया में हुई है ना, मिली तो इंडिया में है, जनरेट तो इंडिया में हुई है, तो हम लोग उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। समझ में आया क्या? एफ आई अर्नड फ्रॉम अब्रॉड इनकम माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। जो हमको मिला
वो उसमें से हमने जो दिया वो माइनस कर देंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगी। जो हमको मिला वो उसमें से जो हमने दिया वो माइनस कर देंगे तो हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा। उसको हम नेशनल इनकम में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है। डोमेस्टिक इनकम को अगर आपको नेशनल इनकम में नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, यानी अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम आपने कैलकुलेट कर ली है तो वो क्या बनेगा, आपका जीडीपी बनेगा। लेकिन आपको तो नेशनल इनकम चाहिए ना, सो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मैं एनएफआई को क्या कर देती हूँ, प्लस कर देती हूँ। तो मेरे को क्या मिल जाती है, नेट नेशनल इनकम मिल जाती है। समझ में आया क्या, समझा क्या? ओके गुड। चलिए अब कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें, ये कुछ ऐसा बहुत ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरे को आपको जस्ट इनके बारे में कुछ डिटेल कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। ये चारों बातों के बारे में, ये चारों चीजों के बारे में मेरे को आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि जब हम आगे का पढ़े मॉड्यूल से तो आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। एक्चुअली ये सब आपको पहले बताने का मतलब ये था ताकि जब आप लोग पढ़ने जाएं एक्चुअल कंसेप्ट तो आप लोगों को ये सारी चीजें न्यू ना लगे, आप लोग फेमिलियर रहो ये सारी चीजें से। इसलिए ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, ताकि इन टर्मिनोलॉजीज से रिलेटेड आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये या तो एट फैक्टर कॉस्ट रहेगा या तो एट मार्केट प्राइस रहेगा, या तो एट फैक्टर कॉस्ट रहेगा या तो एट मार्केट प्राइस रहेगा, सारी चीजें। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ से कोई बात नहीं करेगा, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। बेसिक आपका जो सबसे बेसिक है वो है आपका जीडीपी, दैट इज व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आगे की कहानी वैसे भी अपने आप समझ में आ जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। मतलब साल भर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उन सबकी वैल्यू को जब मैं प्लस कर देती हूँ तो मुझे जीडीपी मिल जाता है। याद करो, प्रोडक्ट वैल्यू में भी जीवीए निकाला था। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, साल भर के अंदर अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की अगर मैं वैल्यू को प्लस कर दूं, वापस से साल भर के अंदर अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनकी अगर मैं फाइनल वैल्यू को प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। बराबर समझ में आए? अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे भी रह सकता है या मार्केट प्राइस पे भी रह सकता है। जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट पे है तो जीडीपी को एट मार्केट प्राइस ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट आईडीटी कर देंगे। मैंने क्या बोला, जीडीपी अगर एट फैक्टर कॉस्ट है और उसको अगर मेरे को एट मार्केट प्राइस लाना है तो अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दूं तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। समझ में आया क्या, समझा? गुड, यहाँ तक क्लियर, जीडीपी का मतलब क्लियर। अब उसके बाजू में क्या लिखा हुआ है, एनडीपी। एनडीपी का मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे हुआ क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे भी था वहां पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, ग्रॉस, लेकिन वहां पे क्या लिखा है, नेट। तो इसका मतलब ही क्या है, जीडीपी में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। जीडीपी अगर मैंने निकाल लिया है और उससे अगर मेरे को एनडीपी पे जाना है, ग्रॉस से अगर मेरे को नेट पे जाना होता है तो मैं क्या माइनस कर देती हूँ, डेप्रिसिएशन माइनस कर देती हूँ। तो एक पहली बात जो आपको याद रखनी है, एक वन बाय वन हम लोग लिखते हैं। पहली बात, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आप क्या करोगे, प्लस, एक मिनट सॉरी, प्लस नेट आईडीटी, पहली बात। और उल्टा जाना है तो माइनस कर दोगे। सेकेंड बात, आपके पास ग्रॉस वैल्यू अगर है और ग्रॉस वैल्यू से अगर आपको नेट वैल्यू पे जाना है तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे।
पहली बात, दूसरी बात एकदम शॉर्ट में। तीसरी बात, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब क्या बोल रहा है वो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब डी की जगह क्या आ गया है, एन आ गया है। तो अगर मेरे पास जीडीपी है और उससे अगर मेरे को जीएनपी पे जाना है, क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और उससे अगर मेरे को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो मैं क्या करूंगी, डोमेस्टिक से, अब तीसरी बात पढ़ रहे हैं हम लोग, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, अब आप लोग बताएंगे मुझे क्या करते। वेरी गुड, बता भी दिया सिद्धि ने। एनएफआई को क्या कर देते, सॉरी, एनएफआई को क्या कर देते, प्लस कर देते, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना रहा तो माइनस कर देते। समझ में आया, समझ में आया क्या, ये आपकी क्या थी, तीसरी बात थी। और अगर आपका जीएनपी निकल गया है तो जीएनपी से एनएनपी पे जाने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है ना, क्योंकि जीएनपी मतलब क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और आपको क्या चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो कुछ मत करो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। अरे समझा क्या, अरे समझा क्या। तो आपको वन बाय वन याद क्या रखना है, ये तीन बातें याद रख ली है, सब कुछ हो गया। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो नेट आईडीटी प्लस कर दो, और अगर अपोजिट करना है तो रिवर्स साइन। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस कर दो, रिवर्स करना है तो प्लस साइन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या कर दो, एनएफआई ऐड कर दो, रिवर्स जाना है तो माइनस साइन। इससे इजीली कोई समझा ही नहीं सकता, बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया है। समझ में आया क्या, यहां तक समझा क्या, ये चीजें समझी क्या, पहले बताओ कुछ, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर यू, फटाफट। जीडीपी दिया है, एनडीपी पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस, ठीक है। डोमेस्टिक से नेट पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, एनएफआई प्लस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, नेट आईडीटी प्लस। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पूरा पिक्चर एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है और एनएनपी क्या है। बेटा सबके मीनिंग अलग अलग नहीं है, सब में फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड हो रही है। सब में कॉमन बात पता है आपको क्या है, कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ ईयर तो है ही, लेकिन बस आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, एनएफआईए, ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। समझ में आया क्या। बेसिक कैलकुलेशन तो जीडीपी में हो गया ना, जीडीपी से आगे बढ़ने के लिए आप डेप्रिसिएशन और एनएफआईए और नेट आईडीटी की आप लोग क्या ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो। समझ में आया क्या, ओके। सो नाउ एवरीवन अंडरस्टूड, गुड। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे मॉड्यूल के साथ। ये आपके टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, और ये जो तीन बातें मैंने आप लोगों को बताई है नोट डाउन करिएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आज के हमारे एक्चुअल कंसेप्ट पे। एक मिनट, यस ये आगे आ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, या नैन्सी आई विल शेयर दिस स्लाइड्स, मैं आप लोगों को ये लिखा हुआ मेरा मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, बिल्कुल। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग जीडीपी पे। जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। वही जो मैंने आपको बताया, जीडीपी का मतलब क्या था, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उन सारी वैल्यू को मैं सम अप कर दूं तो क्या बन जाता है, जीडीपी बन जाता है। और दिस इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मार्केट प्राइस पे कंसिडर करते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डेनबर्ग है, डेनबर्ग डिफाइंस जीडीपी, ये भी एमसीक्यू आ जाता है कभी कभार कि किसने जीडीपी की डेफिनेशन दी है, डेनबर्ग ने दी है, एडम स्मिथ ने दी है, क्या बोलते हैं, हेनरी, सॉरी
डेनबर्ग किसने, अल्फ्रेड मार्शल या किसने दी बताओ, या लाइनल रॉबिन्स ने दी है बताओ। तो आप क्या बोलोगे, जीडीपी को हमारे मॉड्यूल में किसने डिफाइन किया है, डेनबर्ग ने किया है। GDP at market price as the market value of output of final goods and services produced in a domestic territory of a country during an accounting year। वही बात वापस से लिखी हुई है, ढंग से लिखी हुई है, कुछ नहीं, जितना भी साल भर में आपका आउटपुट हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उनकी मार्केट प्राइस को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। ओके, अब जीडीपी को मेजर करने के भी आपके पास तीन तरीके, जीडीपी को मेजर करने के भी आपके पास क्या है बेटा, तीन तरीके हैं। प्रतीक सो रहा था लगता, अभी आया लेक्चर में, इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद रिकॉर्डेड देख लेना आप। चलो, देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू मेजर जीडीपी। जीडीपी को मेजर करने के भी तीन तरीके, आप तीन तरीके से जीडीपी को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, जीडीपी से क्या बनता है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने तरीके थे हमारे पास, तीन, बताओ कौन से, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैसे ही भाई बात यहाँ पे भी तो उसी की हो रही है ना, तो जीडीपी को भी कैलकुलेट करने के यहाँ पे कितने तरीके होंगे, तीन, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो जीडीपी को भी तीन तरीके से क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। कितने तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट किया जा सकता है, तीन तरीके से, प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर। चलिए, अब प्रोडक्ट मेथड क्या बोलती है, सबको पता है कि हर फेज में इंटरमीडिएट गुड्स में जितनी भी वैल्यूज ऐड हो रही है, वो सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, जीवीए मिल जाएगा, और वो जीवीए को ही जीडीपी कहा जाता है, वो जीवीए को ही जीडीपी कहा जाता है। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डिफरेंट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ईयर इज एडेड अप। हर इंडस्ट्री के द्वारा जितनी भी वैल्यूज ऐड हुई है इंटरमीडिएट गुड्स में, उन सबको जब आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है, बराबर। द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इंडिया। अब कौन से आइटम्स को आप इंक्लूड करोगे, कौन से सेक्टर्स की वैल्यूज को आप इंक्लूड करोगे, तो दीज आर एग्रीकल्चर, अलाइड, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मेनी मोर। ये सबकी वैल्यूज जितने से भी इंक्लूड होगी, उन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपको जीडीपी मिल जाएगा। समझ में आया क्या? शॉर्ट में बोला जाए तो ये, ओ सॉरी, कुछ और ही खुल गया। शॉर्ट में बोला जाए तो ये, इट इज द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, खत्म। जितने से भी वैल्यूज ऐड हुई है, वो सारी वैल्यूज को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। हर सेक्टर में जितने से भी वैल्यूज ऐड हुई है, वो सारी वैल्यूज को ऐड कर दो तो जीडीपी मिल जाएगा। ओके, तो जीडीपी का तो हमको ये प्रोडक्ट मेथड से तो हमको समझ गया जीडीपी कैसे मिलेगा। आप सिर्फ इतना ही सिंपल में याद रखो, हर सेक्टर से ऐड होने वाली वैल्यूज को, हर सेक्टर से इंटरमीडिएट गुड्स में ऐड होने वाली वैल्यूज को प्लस कर दो तो जीडीपी मिल जाएगा फ्रॉम द प्रोडक्ट मेथड। डन, बस इतना ही याद रखना है, शॉर्ट एंड सिंपल। फिर आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में जीडीपी कैसे निकालोगे, द पीपल ऑफ अ कंट्री हु प्रोड्यूस जीडीपी ड्यूरिंग अ ईयर रिसीव। अब जो लोग साल भर में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पीपल ऑफ द कंट्री हु प्रोड्यूस जीडीपी ड्यूरिंग अ ईयर रिसीव इनकम फ्रॉम देयर वर्क। ऑब्वियस सी बात है, वो लोग इनकम रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रोडक्शन होता है तो उसके बदले में हमको इनकम भी तो रिसीव होती है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। Thus, GDP by income method is important. Sum of all factor income as wages, salaries, rent, interest and profit. सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, ज्यादा ना घुमा फिरा के, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को प्लस कर दो तो आपको इनकम मेथड से जीडीपी मिल जाएगा। रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को प्लस कर दो तो इनकम मेथड से जीडीपी मिल जाएगा। ओके, अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि साल भर में आपने जितने भी खर्चे किए हैं वो सारे खर्चों को प्लस कर दो। और खर्चे कितने हैं, देखो वन बाय वन मेरे साथ। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सबको पता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर खर्चा है, ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी सबको पता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी सबको पता है। और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज व्हाट, वहां पे अलग अलग दिया है लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स।
हम लोग क्या देखते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये 4 चीजों को अगर प्लस कर दो तो एक्सपेंडिचर मेथड से आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड से आपको जीडीपी मिल जाएगा। समझा? समझा? एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालने के लिए क्या किया, 4 चीजों का ऐड किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। समझा क्या? अच्छा, विच इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम दीज फोर? Consumption. And which is the second largest component? Very good, very good. एक नंबर, मजा आ गई। मतलब लर्न भी हो रहा है साथ ही साथ में, जोरदार। हाँ, लेकिन नेशनल इनकम लर्न कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड सप्लाई भूल जाएंगे। डिमांड सप्लाई को भी याद रखना है दिमाग में, क्योंकि वो भी चैप्टर है, उसमें तो बहुत सारी चीजें जिससे क्वेश्चन आ सकता। ओके, चलिए। तो जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड एट मार्केट प्राइस इज, सबको पता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यस, वेर एक्स माइनस एम इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। वेरी गुड। चलिए, अब आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब सबको पता है, देखो मैंने इसलिए आप लोगों को बेसिक बातें बताई थी। अब सबको फैक्टर कॉस्ट का मतलब पता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब जितने में गुड्स बना, जितना भी हमने एफओपी को पे किया, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। और अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, इसका मतलब ही क्या है, जितने में गुड्स बना उस वैल्यू पे अभी हमने गुड्स को लिया है। बराबर? मतलब हमने कौन सी वैल्यूज ली है गुड्स एंड सर्विसेज की, जितने में वो बना था। बराबर? अभी उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एलिमेंट इंक्लूड नहीं हुआ है। दैट मीन्स जितनी लागत थी, जितने में बना था, वही वैल्यू कंसिडर करी गई है। तो इसका मतलब वो क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। समझ में आया क्या? इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही वो बेसिक बता दिया था। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम ऑफ नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री। ऑब्वियसली बात है, प्रोड्यूसर्स ने जितनी भी वैल्यूज ऐड करी है प्रोडक्शन करते समय, उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ब्रीफ में देखो नीचे लिखा हुआ है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस वैल्यू है ना, तो ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन तो रहेगा ही, ये भी हम पढ़ के आए हैं। ग्रॉस वैल्यू है तो डेप्रिसिएशन तो रहेगा ही। नेट वैल्यू एडेड, जितनी भी वैल्यू ऐड करी है प्रोड्यूसर्स ने, प्लस डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या मिल गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया। क्या मिल गया बेटा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया। फिर उसके बाद जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड, अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या क्या बातें इंक्लूड करता है, वन बाय वन। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज व्हाट, वेज, सैलरी एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है कि इनकॉर्पोरेटेड हो या इनकॉर्पोरेटेड हो, दोनों बिजनेस से होने वाली इनकम इंक्लूड होगी, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सारी बातें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, एमसीक्यू आ सकता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में ये 3 बातें इंक्लूड होंगी, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। समझ में आया क्या? समझा? चलिए, conceptually GDP at factor cost and GDP at market price must be identical. This is because the factor cost payments to factors of producing goods must be equal to the final value of goods and services at market price. उनका बोलना ये है, जीडीपी एट एफसी एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस वैसे तो देखा जाए तो सेम ही होना चाहिए। बराबर? क्योंकि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बेसिकली वही होता है, लेकिन उसमें अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एलिमेंट हमारा ऐड होने का है। ठीक है, लेकिन लेकिन उन्हें क्या बोला, हाउएवर the market value of goods and services is different from the earning of factors of production. लेकिन मार्केट वैल्यू फैक्टर कॉस्ट से अलग रहती है, मार्केट वैल्यू की अर्निंग अलग रहती है। समझ में आया क्या? चलिए, इसलिए फिर उन्होंने बताया कि बेसिकली देखा जाए तो सेम हो सकते हैं, लेकिन अलग होते हैं इसलिए क्योंकि मार्केट प्राइस में मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एलिमेंट ऐड करती हूँ, और जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे दी हुई है। देखो वो क्या बोलता है, इनडायरेक्ट टैक्स आर इंक्लूडेड एंड सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट आर एक्सक्लूडेड। फिर नीचे देखो उन्होंने क्या बताया, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। क्या ये नया है क्या कुछ? नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। समझ में आया क्या? समझा? तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, समझ गया ना आपको? समझा बेटा? चलिए,
अब पहले एक बार शांति से यहाँ तक का रिवाइज करिए और मुझे बताइए यहाँ तक के आपको कोई डाउट है क्या, जब तक अपन लेते। ओके, मिक्स्ड इनकम, ओके। अरे बाप रे, मेरे देखने से पहले ही डाउट क्लियर हो गया। मिक्स्ड इनकम रिफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। यस, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की जो इनकम होती है उसको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मिंग यूनिट्स एंड सोल प्रोप्राइटर्स। वेरी आशीष, इट्स करेक्ट आंसर। और हाँ, सही आंसर दिया है। सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम जो होती है बेटा, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जो खुद से कमाते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर से, फार्मिंग यूनिट से, या खुद के ही घर में मैंने काम किया और मुझे कुछ वेजेस वगैरह मिल गए अपार्ट फ्रॉम दैट, या मैंने वहां से कुछ अर्निंग कमा ली खुद के यहाँ पे काम करके, खुद के बिजनेस में काम करके मैंने कुछ कमा लिया। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट मिक्स्ड इनकम। गेट अमृता? अमृता, इट इज क्लियर? या मिक्स्ड इनकम इज नथिंग बट सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, हम खुद को जो काम देता है उसको इज और हम उसके बाद जो कमाते हैं, खुद को काम देने के बाद जो इनकम कमाई जाती है उसको कहते हैं मिक्स्ड इनकम। जैसे कि फार्मिंग यूनिट में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, या हमारे ही बिजनेस में हमारे यहाँ के फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं और उनको हम कुछ पे कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट मिक्स्ड इनकम। सबको क्लियर हो गया? चलिए, अब जीडीपी पढ़ लिया। जीडीपी पढ़ने के बाद क्या आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या आता है? अच्छा, अब एक बात बताओ, मेरे बताने के पहले जीडीपी आपने पढ़ लिया है, जीडीपी से एनडीपी पे जाना है, क्या करोगे? सबको पता है? सबको पता है? जीडीपी निकाल लिया है, जीडीपी से एनडीपी पे जाना है, क्या करोगे? ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करोगे? एक कोई पता है क्या आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि जीडीपी तो मैंने निकाल ही लिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो मेरे पास है ही। मुझे जीडीपी से कहाँ जाना है? एनडीपी पे। मतलब चेंज क्या हो रहा है? जी टू एन, ऐसे देखना पड़ता है, जी टू एन, डी वही है, पी वही है। देखो मैं आपको बता दी, इसको समझना कैसे, एक मिनट रुको। हाँ, जैसे देखो, इधर देखो, ध्यान दो, जीडीपी से मुझे जाना है एनडीपी। अच्छा, डी तो वही है, पी भी वही है, लेकिन मेरे को चेंज क्या करना है? जी टू एन। जी टू एन का मतलब होता है ग्रॉस टू नेट। ग्रॉस टू नेट जाने के लिए क्या कर देते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। ऐसे देखना पड़ता। अब समझ में आया? आगे चल के अगर चेंज करने की बात आई तो ऐसे देखना, इस तरीके से देखना कि क्या चेंज हो रहा है और क्या मुझे एडजस्ट वहां पे करना है। NDP is the value of net output of economy during the year. Some of the country capital equipments were out or become obsolete each year during the production. Obvious सी बात है यार, हर साल जो भी assets हम लोग यूज करते होंगे या जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते होंगे वो ऑब्सोलीट होते होंगे, यानी खराब होते होंगे, नई टेक्नोलॉजी आती होगी या पुराने हो जाते होंगे। ठीक है, इसका मतलब ही क्या हो रहा है कि वो लोग डेप्रिशिएट हो रहे हैं। दैट मीन्स हमको डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करना पड़ेगा वाइट कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल कंजम्पशन इज सम परसेंटेज ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी। तो यही जो वैल्यू है, वही वैल्यू को ही क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। तो वो वैल्यू को आपको क्या करना है? जीडीपी में से रिड्यूस करना है, तो वो वैल्यू को ही क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो क्या बन गया? एनडीपी। वेरी गुड। उसके बाद अब एक नई चीज, एक नया कंसेप्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ये सबके ऊपर एमसीक्यू आता है यार, सबके ऊपर आता है। यहाँ से आज से हम लोग जितना भी पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम में, सब इंपॉर्टेंट है, सब 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी पे भी एमसीक्यू आ सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक मिनट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि यहाँ पे आप जीडीपी को मेजर करते हो करंट प्राइस पे। सिर्फ जितना मैं बताऊंगी उतना ध्यान रखना, फालतू डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभार क्या हो जाता है, हम लोग बहुत ओवर एनालिटिकल हो जाते, बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस करते, चीजों को बहुत डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते, तो सिंपल चीजों को भी कॉम्प्लिकेट कर देते। तो कभी कभार जितना है या जितना समझ रहे हैं या जितना बताया गया है ना, उतना पढ़ लेना भी काफी होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप डिटेल स्टडी मत करो, बट द थिंग इज यू शुड नॉट कॉम्प्लिकेट योर सेल्फ।
बाय हैविंग कॉम्प्लिकेटेड स्टडी और ओवर एनालिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है वो कि जब हम जीडीपी को करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या बोला मैंने? जब हम जीडीपी को करंट ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, करंट ईयर प्राइसेस पे, एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। और जब हम जीडीपी को बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, क्या बोला मैंने? जब हम जीडीपी को बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी हमने किसी ईयर को बेस ईयर बना लिया है, ठीक है, और उसको जब उस बेस ईयर प्राइस पे जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। उसको हम क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। वापस से, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जो करंट प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, और रियल जीडीपी का मतलब जो होता है जो बेस ईयर प्राइस पे क्या हो रहा है? कैलकुलेट हो रहा है। तो ध्यान क्या रखेंगे? नॉमिनल जीडीपी किस पे कैलकुलेट होता है? करंट प्राइस पे। और रियल जीडीपी किस पे कैलकुलेट होता है बेटा? On the other than GDP is calculated on the basis of fixed prices in some year. It is called GDP at constant prices और real GDP. Real GDP में क्या होता है कि आप एक बेस ईयर तय कर लेते हो, जैसे 2015 मैंने तय कर लिया बेस ईयर 2015 फॉर एग्जाम्पल, तो अब हर साल मैं 2015 की बेस प्राइसेस पे ही जीडीपी को कैलकुलेट करूंगी। हर साल मैं करंट ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट नहीं करूंगी, तो इसको कहते हैं रियल जीडीपी। और जब मैं हर साल करंट ईयर की प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट करती हूँ, दैट मीन्स फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस है, हर साल अलग अलग होंगी, तो उसको मैं कहती हूँ नॉमिनल जीडीपी। समझ में आया? गुड। आगे, नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज एट करंट मार्केट प्राइस। प्रिवेलिंग प्राइसेस जो चल रही होगी उस पे कैलकुलेट होगा। In comparing one year with another, we are faced with the problem that rupee is not stable measure of purchasing power. उन्हें क्या बोला पता है क्या? अगर हम नॉमिनल जीडीपी के जरिए अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, सॉरी नॉमिनल जीडीपी के जरिए मतलब करंट ईयर प्राइसेस के जरिए अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो यार बहुत मुश्किल होती है, बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, तो मैं इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाता और कंपेयर भी नहीं कर पाता कि एक्चुअली में जीडीपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। बहुत दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। अगर मैं करंट ईयर प्राइसेस पे जीडीपी को कैलकुलेट करता हूँ तो प्राइस फ्लक्चुएशंस के कारण प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो पाता। वापस से, करंट ईयर प्राइसेस में अगर मैं जीडीपी को कैलकुलेट करता हूँ तो मैं प्रॉपर कंपैरिजन नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस प्राइसेस में होते हैं। समझ में आया आपको? गुड। जीडीपी में राइज अ ग्रेट डील इन अ ईयर, नॉट बिकॉज द इकोनॉमी हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली बट बिकॉज ऑफ द राइजेस इन प्राइस। एक मिनट, एक सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताओ, अगर जीडीपी बढ़ रहा है, अगर आप देख रहे हो जीडीपी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हर बार जीडीपी का बढ़ना यही इंडिकेट करता है क्या कि हमारे कंट्री में साल भर में बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है? आंसर चाहिए मेरे को। आई एम आस्किंग यू कि क्या जीडीपी का बढ़ना यही इंडिकेट करता है क्या कि गुड्स एंड सर्विसेज का साल भर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ? नहीं। राइट विपिन, राइट सिद्धि। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभार जरूरी नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा हो, ये भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ी हो इसीलिए जीडीपी आपका क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो ऑलवेज इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट इंडिकेट द इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज, समटाइम्स इट इज इंक्रीज इन प्राइस। समझ में आया? इन्फ्लेशन भी कारण हो सकता है आपके जीडीपी बढ़ के दिखने का कारण। समझ में आया? क्या लिखा हुआ भी है वहां पे कि अगर जीडीपी में राइज हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ गया है। नो, वो उसका कारण इन्फ्लेशन भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। समझ में आया? ऑन द कॉन्ट्ररी, अपोजिट में अगर देखें, जीडीपी में इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस इन अ ईयर बट एक्चुअली इट मे बी लेस कंपेयर टू द लास्ट ईयर। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जीडीपी आपका क्या हुआ हो? इंक्रीज हुआ हो, लेकिन पिछले साल प्राइस गिर गई थी, लेकिन जीडीपी क्या हुआ बेटा? इंक्रीज हुआ। जीडीपी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी कम है लास्ट ईयर से। समझ में आया?
इन अ ईयर, बट एक्चुअली इट मे बी लेस एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। समझ में आया क्या? फॉल इन प्राइस हुआ, जीडीपी इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना लास्ट ईयर हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। तो काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जीडीपी बढ़ना हमेशा यानी वाह 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 जीडीपी बढ़ गया, यस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गया, ऐसा नहीं रहता रे बाबा, बहुत सारे कारण रहते हैं। ठीक है, सेकंड केस देख लिया। इन बोथ द केसेस जीडीपी डज नॉट शो द रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा पढ़ के, जीडीपी बढ़ना उसका कारण कुछ भी हो सकता है, प्राइस बढ़ना भी हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप रियल कारण आपको पता ही नहीं हो सकता कि क्या है। टू रेक्टिफाई द अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन, ये रेक्टिफाई करने के लिए वी नीड टू मेजर दैट एडजस्ट फॉर राइजिंग एंड फॉलिंग प्राइसेस, तो वी हैव टू एडजस्ट इट। ये जो हम लोग गलत एस्टिमेशंस लगा रहे हैं, वो गलत एस्टिमेशंस को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसका सोल्यूशन पता है क्या है? ये इसका सोल्यूशन ये है, दिस कैन बी डन बाय मेजरिंग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको जीडीपी को करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करना चाहिए। किस पे कैलकुलेट करना चाहिए? कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करना चाहिए। किस पे कैलकुलेट करना चाहिए? कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करना चाहिए। तो आपके जितने भी ये ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन होंगे, इसकी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? टू फाइंड आउट द रियल जीडीपी, बेस ईयर इज चूजन। आपको एक बेस ईयर चूज करना पड़ेगा। व्हेन द जनरल प्राइस लेवल इज नॉर्मल, यानी आपको पास्ट ईयर्स में से ऐसा एक साल यूज करना पड़ेगा जिस साल प्राइजेस क्या थी? नॉर्मल थी, ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन का ऐसा कोई इशू नहीं था, जिस साल प्राइजेस नॉर्मल थी, वो साल को आप अपना बेस ईयर लोगे और उस साल के बेसिस पे, उस साल के प्राइसेस के बेसिस पे आप आगे के आने वाले सालों में जीडीपी कैलकुलेट करोगे। समझ में आया क्या? देखो ना, हमने लिखा है चूज व्हेन द जनरल प्राइस लेवल इज नॉर्मल, दैट इज नाइदर हाई नाइदर लो। बीच की प्राइस जिस साल में चल रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में ना प्राइस ज्यादा थी ना प्राइस कम थी, तो मैंने 2015 को बेस ईयर चूज कर लिया, और उसके अकॉर्डिंगली अब मैं क्या करूंगी बेटा, प्राइस उसके अकॉर्डिंगली अब मैं जीडीपी हर साल कैलकुलेट करूंगी। यानी 2015 के प्राइजेस पे 2015 की प्राइजेस को बेस प्राइस लेके, बेस ईयर लेके मैं क्या करूंगी, आगे आने वाले सालों की जीडीपी कैलकुलेट करूंगी। हो गया? यहां तक समझा? जल्दी बताओ, बस एक आखिरी टॉपिक बचा है हमारा आज का, जीडीपी डिफ्लेटर। 5 मिनट का टॉपिक है, फट से खत्म कर दूंगी। पहले बताओ यहां तक समझा क्या? कंफ्यूज तो नहीं हुआ? मेरे को पता है टॉपिक थोड़ा हैवी है, लेकिन हम पढ़ भी सीएस रहे हैं, तो टॉपिक चिल्लर होगा तो डिग्री की इंसल्ट नहीं हो जाएगी भाई? इतने आसानी से थोड़ी दे देंगे ये लो सीएस की डिग्री, तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ेगा। हाँ, बस ये कर सकते हो कि आप मुझे पूछ सकते हो अगर आपको कोई चीज नहीं समझी। ठीक है? ओके। और होप सो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करती हूँ, भले ही कम ज्यादा होता है, लेट हो जाता है, आगे पीछे होता है, बट आई यूज टू ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स एवरी टाइम। ओके, चलिए। ओके, अच्छी बात है, 12th में पढ़ लिया तो अभी और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। नाउ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द ईयर फॉर विच रियल जीडीपी इज टू बी कैलकुलेटेड इज रिलेटेड टू द बेस ईयर। अब हम बेस ईयर को लेकर रियल जीडीपी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उसका फॉर्मूला ये है, जीडीपी फॉर द करंट ईयर इनटू बेस ईयर इनटू 100 अपॉन करंट ईयर इंडेक्स। मतलब वो ऐसा बनता है, देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, जीडीपी of current year into base year 100 divided by current year index। जो भी इंडेक्स वैल्यू चल रही होगी, इस तरीके का आपका फॉर्मूला बनेगा। समझ में आया? ओके, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन वगैरह के लिए नहीं आने वाला, बता दी। जीडीपी डिफ्लेटर, चलिए लास्ट टॉपिक है, फटाक से सुन लीजिए, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। GDP deflator is an index of price changes of goods and services included in GDP। GDP डिफ्लेटर कुछ नहीं है, ये एक इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस है। मतलब जीडीपी डिफ्लेटर में हम लोग प्राइस इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। प्राइस इंडेक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है
प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है चेंजेस ऑफ प्राइस, चेंजिंग ऑफ प्राइस, वी आर कंपेयरिंग चेंजेस ऑफ प्राइस। ध्यान से सुनो, प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ चेंजेस ऑफ प्राइस बिटवीन टू पीरियड्स। दो समय का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, दो समय के प्राइजेस का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, और तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइस इंडेक्स। मैंने क्या बोला, दो समय का, दो पीरियड का प्राइस का चेंज, दो पीरियड का, दो समय का प्राइस का चेंज जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस इंडेक्स कहते हैं। समझ में आया? द चेंज बिटवीन टू पीरियड, द चेंज ऑफ प्राइस बिटवीन टू पीरियड इज कंपेयर्ड विथ ईच अदर इज नोन एज प्राइस इंडेक्स। समझ में आया? तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या बोलता है, इज एन इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी। तो जितने से भी प्राइस इंडेक्स चेंज हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम जीडीपी में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। It is a price index which is calculated by dividing nominal GDP in a given year by real GDP for the same year and multiplying by 100। बराबर, देखो दो समय का हो गया ना। नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या, करंट ईयर के प्राइस को लेकर जो आया है। रियल जीडीपी मतलब क्या, बेस ईयर के प्राइस को लेकर जो आया है। यानी दो समय के जीडीपी को मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, रेशियो निकाल रही हूँ। इसी को बोलते हैं प्राइस इंडेक्स निकालना, इनटू व्हाट, 100। तो मुझे समझ में आएगा कि चेंज क्या है, चेंज कितने से है। दो पीरियड का जीडीपी लेके मैं क्या कर रही हूँ, रेशियो निकाल रही हूँ, तो मुझे चेंज समझ में आएगा, फ्लक्चुएशन समझ में आएगा। ये वाला मीनिंग लिखो जीडीपी डिफ्लेटर का अपने नोटबुक में जल्दी से। जीडीपी डिफ्लेटर मीन्स ratio of the value of goods and services of an economy produces in a particular year at current price to that prices prevail during the base year। बराबर है ना, बराबर है ना। करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की प्राइस, इन दोनों को डिवाइड करके जो रेशियो निकलता है वो आपका क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर है। कंपैरिजन ऑफ टू टाइम पीरियड प्राइसेस। समझ में आया क्या, समझा क्या बोला? रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस इन अ ईयर एट करंट प्राइस एंड एट द प्रिवेलिंग बेस प्राइस, उसको आप कंपेयर करते हो आपस में, तो जीडीपी डिफ्लेटर आपको मिलता है। फॉर्मूला ये है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। सिंपल भाषा में यार, सामने ही दिख रहा है, नॉमिनल जीडीपी को भी लिया है, रियल जीडीपी को भी लिया है। हम रेशियो निकाल रहे हैं कि फ्लक्चुएशन कितने से होता है, प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं कि चेंज कितने से होता है। समझ में आया क्या? उस समय का अगर प्राइस लिया है और आज का प्राइस लिया है तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि चेंज कैसा है। समझ में आया क्या? सो वी विल स्टॉप हियर। आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बातें भी देखी। आज हम लोगों ने देखा, एक तो हम लोगों ने रिवाइज किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने 4 बातें देखी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मली बेसिक मीनिंग पढ़े। फिर हम लोगों ने जीडीपी स्टार्ट किया, जीडीपी को तीनों मेथड्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, तीनों मेथड्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। फिर एनडीपी देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, फिर जीडीपी डिफ्लेटर। होप सो गाइज यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ज़्यादा आप लोगों का दिमाग नहीं खपाऊंगी, मुझे पता है बहुत ओवरलोड हो गया है। बस मुझे एक यस मैम लिख के बता दो कि आज का लेक्चर आपको समझ गया, तो बस मेरे को खुशी मिल जाएगी और फिर मैं आपको टाटा बाय बाय बोल के चली जाऊंगी। फिर आप लोग अच्छे से दिव्या मैम का लेक्चर अटेंड करिए। यस 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 यस। अगर देखो थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि कंफ्यूजन हो गया है, भूल रहे हैं या याद नहीं आ रहा है, लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके जितनी बार देखना चाहे उतनी बार देख सकते हैं। क्या भेजने के लिए बोल रही थी देखो, चलिए ओके ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, टाटा टाटा। ओके ओके, यस यस कुश, आई विल सेंड यू। टाटा गाइस, सी यू सून, सी यू टुमारो, सी यू ऑन मंडे विथ आगे का टॉपिक। बाय बाय।